नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी और बीटेक वालों के लिए भी। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो हमारे पास ये टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर। हिंदी में इसको परिणामित्र भी बोलते हैं ट्रांसफार्मर को, ठीक है। ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, बेसिकली हमें ये समझना है कि ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो है हमारा, वो क्या करता है, वोल्टेज लेवल को वोल्टेज लेवल सॉरी वोल्टेज लेवल को अप या डाउन करता है, और उसके प्रपोर्शन में ये करंट लेवल को भी ये या तो अप करता है या डाउन करता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कि हमारे वोल्टेज लेवल को घटाता है या वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है। अगर हमारा ये वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर इंक्रीज़ दी वोल्टेज लेवल, अगर हमारा ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ करता है तो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में मैं XMER लिख देता हूँ, इसको हम शॉर्ट में से लिख सकते हैं। तो अगर हमारा ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ करता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर हमारा ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को डिक्रीज़ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन एक्समर या ट्रांसफार्मर, कि हमारा वोल्टेज लेवल को बढ़ा दिया तो स्टेप अप, घटा दिया तो स्टेप डाउन। ठीक है, ये हो गया दो इम्पॉर्टेंट चीज़। अच्छा, ट्रांसफार्मर के बारे में और कुछ बातें। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें मैं कुछ बेसिक पहले बात करूँगा, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर में एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, कि ये एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस मतलब कि स्थैतिक यंत्र है। स्टैटिक बोले तो इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, नो रोटेटिंग पार्ट। इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है मोटर या जनरेटर की तरह। इसमें कोई आर्मेचर नहीं है, कोई रोटर नहीं है, कोई स्टेटर नहीं है। अच्छा, तो स्टैटिक डिवाइस है तो इसका क्या मतलब हुआ, स्टैटिक डिवाइस है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो स्टैटिकली ईएमएफ इंड्यूस होगा। स्टैटिकली का मतलब क्या हुआ कि ये समझिए, अगर हमें ईएमएफ इंड्यूस कराना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये कैसे हो सकता है, ईएमएफ इंड्यूस होता कैसे है, फ्लक्स के चेंज से। फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स काउजेज ईएमएफ। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो वही क्या करेगा, हमारा ईएमएफ को कॉज करेगा, उसी कारण ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा। तो मोटर में तो हम जानते हैं कि वहाँ पे कंडक्टर मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और जनरेटर में भी हमारे कंडक्टर मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। या सिंक्रोनस मशीन में हम बात करें तो उसमें हमारा क्या होता है कि कंडक्टर स्टैटिक होता है, मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, तो वहाँ रिलेटिव मोशन हमें दिखता है। यहाँ हमारे पास कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी, ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ फ्लक्स चेंज होता है इन फंक्शन ऑफ टाइम। अल्टरनेटिंग फ्लक्स हम लगाते हैं फाई एम साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्या है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। ये फाई लिखा हुआ है, फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसके कारण हमारा क्या होता है, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम ट्रांसफार्मर की बात करें कि हम कैसे सर्किट में अपने ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं कि ये मैंने एक ट्रांसफार्मर का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो आप चौकोर सा देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर को मैं शॉर्ट में एक्समर लिखता हूँ, एक्समर कोर है ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। किसकी, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लो रिलेक्टेंस पाथ हमें मिल पाए और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफार्मर के अंदर ही रहे। देखिए, रिलेक्टेंस वगैरह के बारे में मैंने बात पहले कर चुका हूँ, मैं आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बताया था।
तो ये ट्रांसफार्मर की कोर हो गई मैग्नेटिक कोर, और इस पर ये जो आप गोल गोल ऐसे देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कॉइल। ये कॉइल या वाइंडिंग बोलते हैं। ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। ये जो वाइंडिंग आप देख रहे हैं इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और ये जो वाइंडिंग आप देख रहे हैं इसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सोर्स लगाया है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगाया हुआ है जो कि वी एम साइन ओमेगा टी है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारी AC वोल्टेज है, DC नहीं है। DC पे ट्रांसफार्मर काम नहीं कर सकता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ से हमने सोर्स लगाया तो यहाँ से करंट हमारी जानी चालू हुई। तो करंट की ऐसे डायरेक्शन होगी, आप देख सकते हैं ये हमारी करंट जा रही है। हम राइट हैंड कर्ल रूल जानते हैं। अगर हम अपने राइट हैंड को ऐसे करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें तो जो हमारा थंब होता है, थंब की डायरेक्शन, वो हमें क्या बताती है, मैग्नेटिक फ्लक्स बताती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर जो बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी फाई। आप देख सकते हैं इसमें जो मैं लिख रहा हूँ इसमें कुछ ऐसे फ्लक्स बनेगी। ये तो आप समझ रहे होंगे ना कि अगर करंट की डायरेक्शन अपने हम फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं तो जो थंब की डायरेक्शन होती है, वो थंब की डायरेक्शन हमें क्या देती है, वो मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की बताती है, मैग्नेटिक फील्ड हमें बताएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे जाएगी और सेकेंडरी में क्या करेगी, लिंक करेगी। अब चूंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम का फंक्शन है। तो टाइम का फंक्शन हुआ तो हम जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि ईएमएफ एक इंड्यूस होगा यहाँ पर सेकेंडरी में। ईएमएफ इंड्यूस कैसा होगा, देखिए ई विल बी इक्वल टू, मान लेते हैं कि सेकेंडरी में जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है। नंबर ऑफ टर्न्स, ये इसको कहते हैं सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है जो हमने वाइंडिंग बनाई उसमें कितना ऐसे चक्कर लगाया है टर्न का। और यहाँ हम मान लेते हैं कि प्राइमरी में जो है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N1 है। तो हम सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ, देखिए प्राइमरी में भी इंड्यूस ईएमएफ होगा और सेकेंडरी में भी इंड्यूस ईएमएफ होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम मान लेते हैं कि उसको हम कहते हैं E2। सेकेंडरी में है तो उसको हम लिखेंगे E2। वो क्या होगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एन डी फाई बाई डी टी, ये होता है हमारा इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। चूँकि हम लेंज लॉ भी जानते हैं, लेंज लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी वाइंडिंग या किसी भी कॉइल में, वो उस कॉज को, उस कारण को अपोज करता है जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे कारण क्या है, वो चेंज इन फ्लक्स। तो जो ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन आती है वो हम क्या लेते हैं, निगेटिव। अच्छा एक और बात, सॉरी थोड़ा सा मार्कर हल्का चल रहा है। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सेकेंडरी में मान लेते हैं कि हमारा ईएमएफ इंड्यूस क्या है, E2 है। ठीक है, E2 हमारा सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ है, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। ये लेंज लॉ की जो डायरेक्शन है ना, इस पर मैं बहुत सेपरेट वीडियो बनाकर चर्चा एक बार अच्छे से करूँगा कि ये वास्तव में चीज़ें होती क्या है। कन्फ्यूजन सबको रहता है बेसी टॉपिक कन्फ्यूजन होने वाली। खैर, माइनस यहाँ क्यों आया है, लेंज लॉ के कारण। इस पर अच्छे से चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू माइनस एन डी डी टी ऑफ, ये डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। हमारा फ्लक्स का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मान लीजिए इसको इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हैं, इसको फाई एम साइन ओमेगा ऑफ टी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ऊपर वाला पोर्शन मैं रब कर दे रहा हूँ इतने को। ठीक है, ये रब हो गया। तो E2 हमारा क्या हो जाएगा, फाई एम हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है, कांस्टेंट होता है, उसको बाहर ले सकते हैं, माइनस एन फाई एम डी डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। तो साइन ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ ओमेगा टी। चूँकि हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे ओमेगा टी दिया है तो एक ओमेगा बाहर भी आएगा चेन रूल से। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एन फाई एम ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फ्लक्स की हमारी इक्वेशन क्या थी, उसको आप लिखे रहिए, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमारी फ्लक्स की इक्वेशन थी, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से हम E2 को और क्या लिख सकते हैं, अच्छा माइनस को मैं कॉस के साथ लेकर एक इस तरीके से लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, एन
फाई एम ओमेगा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस 90 क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। क्यों? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो उसी लॉजिक से हमने इसको ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा हमारी इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी होती है रेडियन पर सेकेंड में, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एन फाई एम 2 पाई एफ, ये ओमेगा का रिलेशन होता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इतना हम लिख सकते हैं। इतना आपने नोट किया, ऊपर का मैं पोर्शन रब करता हूँ। यहाँ से हम E2 को क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है, एन फाई एम और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे हम क्या समझ में आ रहा है, इससे एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या आ रही है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो समझना बहुत ज़रूरी है। इससे हम ये समझ में आ रहा है कि हम जानते हैं कि फाई एम में क्या दिया हुआ था, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये हमारा क्या है ई में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, इस ऊपर दो रिलेशन से, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ लैक्स मैग्नेटिक फ्लक्स बाई 90 डिग्री। तो इसका फेज़र अगर हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमारे पास ये रेफरेंस है, हमारा ये फ्लक्स है रेफरेंस, ठीक है। तो इससे लैग कर रहा है ईएमएफ हमारा, तो लैग करता हुआ हम यहाँ पर इसको ईएमएफ बना देंगे E2, ठीक है, कितना 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री से हमने लैग करते हुए बना दिया। अच्छा, एक और बात, बहुत जगह आप बुक में देखेंगे और आपको पढ़ाया गया होगा अगर पढ़े होंगे तो, कि लीडिंग भी बनता है और लैगिंग बनता है ऐसा फेज़र, ये कभी कभी ऐसा होता है। तो उसको हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ये चीज़ें कैसे चलती हैं, तो हम सेपरेट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि हमारा ट्रांसफार्मर ऐसे लैग करता है, तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, ये हमारा E2 का इक्वेशन हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E2 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ N2, चूँकि टर्म्स हम लिए थे, N2 आप कर लीजिएगा, N2 फाई एम, सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस हम निकाल रहे हैं, तो N2 हम वहाँ पर लेके चल रहे हैं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू एसी क्वांटिटी की क्या होती है, चूँकि एसी क्वांटिटी अल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटी, तो आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप नोट करते चलिएगा इसको। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, ERMS इज इक्वल टू E2 मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वोल्टेज हमारी इंड्यूस ईएमएफ अपॉन √2, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ N2 फाई एम अपॉन √2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ERMS इज इक्वल टू 4.44 फाई एम N2 F, ठीक है। ये हमारी ट्रांसफार्मर की इंड्यूस्ड ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू का फार्मूला होता है, इतना वोल्ट्स। ईएमएफ किस में हम मेज़र करते हैं, वोल्ट्स में, तो इतने वोल्ट का हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये सेकेंडरी में हुआ है। उसी तरह हम प्राइमरी के लिए भी लिख सकते हैं E1 RMS, प्राइमरी के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस 4.44 फाई एम, बस नंबर ऑफ टर्न्स को हम N1 कर देंगे और फ्रिक्वेंसी ये रहेगी F। एक और बात, ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी डिवाइस है, प्राइमरी की फ्रिक्वेंसी और सेकेंडरी ईएमएफ की फ्रिक्वेंसी या वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी वो सब सेम होती है, वो बदलती नहीं है। तो ये हमें समझ में आया कि प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ क्या है, सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस क्या है, ठीक है। आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम एक टर्न्स रेशियो भी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास E1 है, हमारे पास E2 है, E1 अपॉन E2 आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, E1 क्या है हमारे पास 4.44 फाई एम एफ N1 है, और E2 क्या है 4.44 फाई एम एफ N2 है, ठीक है, फाई एम एफ N2।
सारी टर्म्स कटेंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं E1 बाई N1 इज इक्वल टू E2 बाई N2। ये जो रिलेशन है ये भी रिलेशन इक्वेशन 1 करके आप डाल लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी वाली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछता है एसएससी वगैरह एग्जाम में भी। इसका मतलब क्या हुआ इस रिलेशन का, ज़रा इसको समझिएगा। इसका मतलब है E1 बाई N1 इज इक्वल टू E2 बाई N2। कहने का मतलब है कि प्राइमरी साइड में EMF इंड्यूस्ड पर टर्न वो सेम होगा सेकेंडरी साइड में EMF इंड्यूस पर टर्न के। यानी कि एक टर्न में कितना EMF इंड्यूस होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि प्राइमरी साइड में मेरा 40 वोल्ट पर टर्न का EMF इंड्यूस हुआ है पर टर्न का, तो सेकेंडरी में कितने का इंड्यूस EMF होगा, तो सेकेंडरी में भी जो हमारा EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा, 40 वोल्ट्स पर टर्न का। सेकेंडरी में हमारा 40 वोल्ट पर टर्न का EMF इंड्यूस होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये बेसिक था एकदम ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन को मैंने आपको बताया है, और बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है एज ए इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाते हुए, थोड़ी सी हेजिटेशन थी, तो उसको आप माफ़ करिएगा। जो मतलब कुछ चीज़ें छूटी हैं आप कमेंट में बताइएगा, मुझे पता है क्या क्या चीज़ें छूटी हैं, क्या कमी रह गई है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में आपको जो भी समझ में आया, जो भी जैसा लगा, आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।